नमस्कार, मैं हूं नवजोत संधावा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, और हमारी सबसे पहली गुड न्यूज गोवा से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहली गुड न्यूज है सोलर पावर बोट से इको फ्रेंडली पर्यटन। गोवा में समंदर की लहरों पर अब ऐसी बोट दौड़ने जा रही जो पर्यावरण के अनुकूल है, और इस ग्रीन बोट का उद्घाटन गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने किया। ये बोट सोलर पावर से चलती है, लिहाजा इससे बिल्कुल भी कार्बन एमिशन नहीं होता। फिलहाल तो इसे पर्यटकों के क्रूज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जल्दी ये ऐसी बोट गोवा में वाटर टैक्सी के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती है। दिखने में तो ये बोट दूसरे बोट जैसी ही है, लेकिन इस बोट की तकनीक इसे और उसे अलग बना रही है। दरअसल ये बोट परंपरागत तरीके से चलने वाले बोट से अलग है, क्योंकि ये इको फ्रेंडली बोट है। मांडवी नदी के तट पर खड़ी ये बोट डीजल से नहीं बल्कि सोलर पावर से चलने वाली बोट है। गोवा में पहली बार इस तरह की ग्रीन बोट का ऑपरेशन शुरू हो गया है। गुरुवार को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोलर पावर से चलने वाली गोवा की पहली ग्रीन बोट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री सावंत ने पर्यावरण के अनुकूल बनाए गए इस बोट को पर्यावरण सुरक्षा में मील का पत्थर करार दिया। गोवा के इनलैंड वाटरवेज में इस तरह की सोलर फेरी बोट का यूज करना बहुत जरूरी है। इन्होंने प्राइवेटली इनिशिएटिव लेके शुरू किया, इसलिए इन दोनों का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। इन लॉन्ग रन they can use this as for the tourism purpose, or in long run for the water taxi purpose also they can use whatever the permissions required from the COP tourism. Definitely we can give them the permissions to use this as in future as a water taxi also. ये गोवा की पहली निजी सोलर पावर क्रूज सेवा है। पणजी के पंजिम फ्लोटिंग जेट्टी पर शुरू हुई ये क्रूज सेवा राज्य में स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। क्रूज को गोवा सोलर पावर हाउस और एलराज ग्रीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। ये सेवा स्थानीय लोगों और सैलानियों के आवागमन को तेज और पर्यावरण के अनुकूल साधन उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेंगी। क्रूज में वातानुकूलित सीटें, सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ मुसाफिरों के लिए कई आरामदेह सुविधाएं हैं। कंपनी के मुताबिक क्रूज पूरी तरह चार्ज बैटरी से 9 घंटे तक चल सकती है। कंपनी के मालिकों के मुताबिक ये बोट 12 किलोवाट के सौर पैनलों और लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों से सुसज्जित है, जो सौर ऊर्जा की उपलब्धता के आधार पर 9 से 12 घंटे तक लगातार चल सकती है। इसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर लगे हैं और इसे शून्य कार्बन उत्सर्जन और कम ध्वनि प्रदूषण के लिए डिजाइन किया गया है। What started with a dream today has come a reality. We had always wanted to do some innovation kind of thing in Goa, and we had decided to build a solar boat. So this boat called Elraj Green, it's coming together of 4 persons: Larson, Ruben, Alan, and Jason. Okay, and it is a first of its kind privately owned solar boat. And it has twin motors, and it's solar powered. So the solar panels power the batteries. नाव के ऑनबोर्ड सिस्टम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बोट में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और रिमोट मॉनिटरिंग जैसी एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम वाली सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ तक कि आपात स्थिति में एक बैकअप जेनसेट और हाइब्रिड चार्जिंग सिस्टम भी बोट में मौजूद है। बोट का अत्याधुनिक प्रोपल्सन सिस्टम नाव को एक बैटरी के खराब होने पर भी सुचारू रूप से संचालित करने की ताकत देता है। This will be used presently as a cruise boat in Goa, and in future, once this is successful, we plan to bring in more projects. So our aim is to have zero emissions and cleaner seas and less noise pollution in Goa. लार्ज ग्रीन नाम के इस क्रूज से आम लोगों और सैलानियों को तेज रफ्तार और आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी। फिलहाल इसे पर्यटकों के लिए क्रूज यात्रा में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जल्द ही इस तरह की और बोट को लहरों पर उतारकर वाटर टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किए जाने की योजना है। डेफिनेटली इस तरह की जो सोलार में जो सोलर पावर बोट, पैसेंजर बोट्स आते हैं, इनके लिए यानी सरकार जो सपोर्ट करना चाहे सरकार सपोर्ट करेगी। गोवा सरकार ने क्लीन एनर्जी से चलने वाले इस तरह के बोट को बढ़ावा देने की घोषणा की है। गोवा सरकार ने सोलर इलेक्ट्रिक से बनने वाले बोट और इसकी तैनाती के लिए सभी आवश्यक अनुमति जल्द से जल्द प्रदान करने का ऐलान किया है।
इससे राज्य के जलमार्ग पर पर्यावरण अनुकूल पर्यटन में तेजी आने की उम्मीद है। इस तरह के ज्यादा बोट चलने से समंदर में कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, समुद्र में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और 2030 तक ग्रीन गोवा का सपना भी साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज की दूसरी गुड न्यूज गुजरात के बनासकांठा से है, जहां पर 300 आदिवासियों को वापस उनके गांव में बसाया गया है। ये परिवार 12 साल बाद अपने घर वापस लौटे हैं। ऐसे में हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज भी यही है, वनवास काट रहे आदिवासियों का पुनर्वास। दरअसल कोदरवी समुदाय के 29 परिवारों को एक पारंपरिक आदिवासी परंपरा की वजह से 12 साल पहले अपना घर जमीन छोड़कर जाना पड़ा था। 12 साल तक वो अपने घर वापस लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन गांव की परंपरा आड़े आ रही थी। लेकिन प्रशासन के प्रयास के बाद वो अपने घर वापस लौट आए हैं। बैंड बाजे और धूमधाम से गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी के साथ गांव में एंट्री लेते करीब 300 आदिवासियों की ये तस्वीर गुजरात के बनासकांठा जिले की है। ये जिले के दाता तालुका का मोटा पिपोदरा गांव है, जहां पर आज से 12 साल पहले आदिवासियों की एक परंपरा की वजह से कोदरवी समुदाय के कई परिवारों को रातों रात अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़कर पलायन करना पड़ा था। लेकिन अब उनकी वापसी का समय है। कोदरवी समुदाय के 29 परिवारों के करीब 300 आदिवासियों की घर वापसी की शुरुआत हो गई। सरकार और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद इस समुदाय के लोग कड़ी सुरक्षा के बीच गांव पहुंचने लगे हैं। आदिवासियों की अपने गांव और घर वापसी में किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए पूरे गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। यहाँ तक कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी इस मौके पर मौजूद थे। पिछले कई सालों से जो दुश्मनावट थी वो खत्म करवा के आज वही समाज उनके स्वागत के लिए और सभी परिवारजनों का स्वागत करके आज पुलिस द्वारा सामाजिक दृष्टि से पक्के घर बनवाए गए। ये जमीन जहाँ खेत किया करते थे, वो लोग खेत का काम किया करते थे, जहाँ जंगल हो गया था उसको वहीवटी तंत्र एवं पुलिस ने साथ में मिलकर साफ की और आज वापस यहाँ पे खेत उनका चालू हो गया। लाइट, पानी, गैस सभी सेवाओं को उपलब्ध करवाया गया। 12 साल बाद अपने घर वापस लौटने के बाद आदिवासी अपनी यादों को सहेजने में जुटे हैं। कोदरवी समुदाय के कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अपने पुराने घर और गांव की याद तक नहीं है, लेकिन उनके चेहरे की खुशी बता रही है कि उनके लिए अपने घर लौटना कितना महत्वपूर्ण है। बहुत खुशी मिल रही। सब सर वो सब बच्चा भी हम भी बिछड़ गया था, तो सब खर पंखी तरह से बिछड़ गया था। तो अभी सब सरकार मिलके हमने एक माला में मिलके बिठाया है सर। हम लोग 12 साल से अपने गांव में कभी नहीं आए थे, अब पहली बार आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उसके हम लोगों को ये सब मिला है, उसके लिए उनको हम सबको हम दिल से हम थैंक यू कहेंगे। 2013 में कोदरवी समुदाय के 29 परिवारों को चड़ोतरू प्रथा की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा था। दरअसल आदिवासी समाज की एक प्रथा है चड़ोतरू, जिसका अर्थ है बदला लेने की परंपरा। प्रतिशोध आधारित सामाजिक प्रथा की वजह से गांव में लगातार विवाद और तनाव की स्थिति बनी रही, जिसकी वजह से यह परिवार पलायन को मजबूर हुए। ये परिवार पालनपुर और सूरत में शरण लेकर वर्षों तक अपनी जमीन, घर और यादों को पीछे छोड़कर बाहरी लोगों की तरह जीवन जीते हैं। लेकिन 12 साल के बाद पुलिस और सरकार की सक्रियता की वजह से करीब 300 लोगों की घर वापसी संभव हो सकी। आदिवासी विस्तार में चड़ोतरा करके एक प्रथा रहती है। चड़ोतरा प्रथा के अंतर्गत इसमें पूरे समाज को बहिष्कृत कर दिया जाता है, उनके ऊपर दंड डाल दिया जाता है, जिसके चलते यहाँ के 29 परिवार और तकरीबन 300 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से निकाल दिया गया था। हमारे ध्यान में ये आते हमको एप्लीकेशन मिल रहे, हमने सारे के सारे परिवारों को वापस लाया है सरकार के सहयोग से, पंचों को मनाया है और सारे के सारे पंच भी आज यहाँ पर हाजिर है। लेकिन इन परिवारों का वापस गांव लौटना इतना आसान नहीं था। गांव छोड़ने की इस पीड़ा को समझते हुए बनासकांठा पुलिस और जिला प्रशासन ने इनके पुनर्वास के लिए गंभीर प्रयास शुरू किए।
परिवारों को वापस गांव में एंट्री देने के लिए गांव के बुजुर्गों, पंचायत सदस्यों और समुदाय के नेताओं के साथ कई बैठकें की गईं, ताकि शांति और सौहार्दपूर्ण ढंग से इनकी वापसी सुनिश्चित हो सके। बनासकांठा पुलिस ने इनकी वापसी की जमीन तैयार की और सुलह की एक लंबी प्रक्रिया चलाई, जिसमें सभी पक्षों से बातचीत कर रास्ता निकाला गया। हमने सब पंचों को वापस बैठाया, सब पंचों को बैठा के मना कर आज वापस सरकार के सहयोग से इन लोगों को पुनः यहाँ पे स्थापित किया है। इनकी जमीन वापस इनको दे दी गई है। यहाँ पर सरकार ने रोड, इलेक्ट्रिसिटी, पानी की व्यवस्था करवाई है और वापस ये लोग अपनी जमीन पे आ गए और यहीं पर अब वापस से अपना खेती बाड़ी करके गुजरान व्यतीत करेंगे। जिला प्रशासन ने इन परिवारों की करीब 8.5 हेक्टेयर पुश्तैनी जमीन को चिन्हित कर इन्हें वापस किया, जो जमीनें बंजर और झाड़ियों में तब्दील हो चुकी थी। इसे साफ कर समतल किया गया और इसे खेती योग्य बनाया जा रहा है। सरकार ने इन आदिवासियों के पुनर्वास में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। प्रभावित परिवारों का 12 साल बाद अपने घर वापसी लौटना वनवास के बाद पुनर्वास जैसा है। इससे इनके पुराने कड़वे जख्म खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन उस पर मरहम जरूर लग जाएगा। शक्ति सिंह परमार, बनासकांठा, गुजरात गुड न्यूज टुडे। और अब खबर एक नेक पहल से जुड़ी। बॉर्डर से सटे गांव में छात्रों के भविष्य को संवारने की एक कोशिश की गई। राजौरी और एलओसी के सीमावर्ती इलाके, जहां पर अब तक गोलियों की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब पन्नों की सरसराहट और किताबों की खुशबू महसूस हो रही है। लिहाजा हमारी आज की तीसरी गुड न्यूज भी यही है। सीमा पास के बच्चों को सेना का तोहफा। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इस पहल से भारतीय सेना लोगों की हिफाजत के साथ साथ पूरे समाज के विकास की एक नई इबारत लिख रही है। राजौरी और एलओसी के पास के दूसरे इलाकों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सेना के जवान हर संभव कदम उठा रहे हैं और इस कड़ी में उन्होंने वहां एक लाइब्रेरी खोली है, जो कि वहां के छात्रों के जीवन में अहम रोल निभाएगी। जो इंडियन आर्मी का कंट्रीब्यूशन सिमिलरली इन सिविल डोमेन्स है, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ केयर में हो, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और बॉर्डर इलाकों में, एलओसी के गांवों में ख़ास तौर से हमने देखा है कि इंडियन आर्मी बहुत अच्छे से बहुत एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश कर रही है। और जिस तरीके से यहाँ पे एक लाइब्रेरी को बनाया गया है ब्रिगेड उस्मान के मेमोरी में, वो एक बहुत बड़ा कदम है और इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला। भारतीय सेना ने शिक्षा के इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए यहाँ एक आधुनिक और सुसज्जित लाइब्रेरी खोली है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर सामान्य ज्ञान और विज्ञान तक की सैकड़ों किताबें मौजूद हैं। यहाँ हर उम्र के छात्रों के लिए किताबें रखी गई हैं और किताबों के साथ साथ एक ऑडियो विजुअल रूम और कंप्यूटर के जरिए छात्रों को डिजिटल लर्निंग से भी जोड़ा जा रहा है। आसपास के कई सरकारी स्कूलों के छात्र इस लाइब्रेरी का लाभ उठा रहे हैं और इस लाइब्रेरी का मकसद है सीमावर्ती इलाकों के उन बच्चों को संसाधन देना जिनके पास अब तक शिक्षा के साधन सीमित थे। अब ये बच्चे भी सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। लाइब्रेरी में पहुंचे छात्रों का जवानों की ओर से नेक पहल पर क्या कहना, वो भी आपको सुनाते हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल शेर से हूँ। आर्मी वालों ने यहाँ पे लाइब्रेरी खोली है, हमें इस लाइब्रेरी का बहुत ही फ़ायदा है। लाइब्रेरी का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि हमारे घर के पास है, मैं रोज़ पढ़ने के लिए आता हूँ। यहाँ हर तरह की बुक्स है। हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि ये जो लाइब्रेरी खोली गई है इसमें हर किस्म की बुक्स जो है मिलती है। यहाँ KS की जो बुक्स हैं वो मिलती हैं। तो जो फैसिलिटी नौशहरा या राजौरी में मिलती है वो फैसिलिटी यहाँ पर आर्मी वालों ने यहाँ प्रोवाइड की है बच्चों को। तो हमारे बच्चों जो हैं उनको यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है। कोई भी एग्ज़ाम जो एंट्रेंस होता है यहाँ पर ये अपना टीचर भी डिप्यूट करते हैं, तो उसको पूरा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो दूसरा यहाँ पर 24/7 जो है ये लाइब्रेरी खुली रहती है, तो किसी भी समय जो है बच्चे आ सकते हैं। तो कई बार बच्चे 2 बजे के बाद आते हैं, यहाँ टीचर भी इन्होंने छोड़ा हुआ है, जब मर्जी आके बच्चे पढ़ते हैं। सावन का महीना और उस पर कावड़ यात्रा का उत्साह। देश भर से लाखों श्रभक्त गंगा जल लेकर भोलेनाथ के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। हर तरफ भगवा रंग और हर गली में बोल बम की गूंज है। और इस आस्था की यात्रा में जब रास्तों में भोले के भक्तों पर होती है फूलों की बारिश, तो नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। ऐसे में हमारी आज की चौथी गुड न्यूज़ भी यही है कि भक्ति के पथ पर आस्था के अनोखे रंग।
आज हम आपको कांवड़ यात्रा के वो अद्भुत रंग दिखाते हैं जहां आस्था पर फूल बरसते हैं और सेवा से महक उठते हैं रास्ते। हाथों में कावड़ और शिव भक्ति का समंदर, पैरों में छाले और मन में महादेव के लिए अटूट विश्वास। आस्था की डगर पर लाखों कावड़िए। ये कोई साधारण यात्रा नहीं, ये श्रद्धा, समर्पण और विश्वास महासंगम है, जहां हर कदम पर भक्ति है, हर सांस में भोलेनाथ का नाम है। अपने आराध्य के अभिषेक के लिए देश के कोने कोने में कावड़िए हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। कोई पहली बार आया है, कोई हर साल आता है, लेकिन भावना सबकी एक है, भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक। देवघर, काशी, हरिद्वार, हर जगह आस्था का मेला लगा है। देश के कोने कोने से लाखों शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हर की पौड़ी पर चारों ओर आस्था का संगम देखने के लिए मिल रहा है। श्रद्धा और भक्ति से सराबोर ये दृश्य बेहद अद्भुत है। एक साथ हजारों श्रद्धालु शिव भक्ति में लीन है। कोई अपनी कांवड़ में जल भर रहा है तो कहीं महादेव का अभिषेक करा रहा है। ऐसे में इन भोले के भक्तों पर जब पुष्प वर्षा हुई तो यहाँ ऐसा लगा कि मानो खुद भोलेनाथ के भक्तों का स्वागत करने देवता उतर आए हों। इस अद्भुत यात्रा ने पूरे देश का माहौल शिवमय कर दिया है। सावन उत्सव में एक से बढ़कर एक कावड़ देखने को मिल रही हैं, जिसमें हर किसी की अपनी एक खासियत है। कहीं केदारनाथ तो कहीं राम मंदिर कावड़, तो कहीं बुलडोजर बाबा कावड़ देखने के लिए मिल रही है। इनमें बुलडोजर कावड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। फूलों से सजे बुलडोजर कावड़ के अगले हिस्से पर त्रिशूलधारी भगवान शंकर की एक प्रतिमा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगा है। इस अनोखे कावड़ को लेकर निकले भोले के ये भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर बागपत जा रहे हैं। ये कावड़ मंसूरपुर से आई है। हम बाबा के काम से प्रेरित हो गए ये कावड़ लेके जा रहे हैं। जैसे बाबा ने यूपी में इतना अच्छा माहौल कर दिया है, सारी चीजें इतनी बढ़िया कर दी हैं, गुंडा रहित प्रदेश हो चुका है हमारा, तो बाबा के नाम से ही हम ये कावड़ लेके जा रहे हैं, हमारे योगी बाबा के नाम से। कावड़ के पावन अवसर पर 10 लाख की कावड़ भी खूब धूम मचा रही है। हाइड्रोलिक सिस्टम से बनी इस कावड़ में शिव शंकर के रुद्र अवतार की मूर्ति खुद खड़ी होती है और उसके माथे से आग निकलती है तो डमरू खुद ब खुद बजने लगता है। भगवान शंकर के रुद्र अवतार को इस अनोखी कावड़ को देखने के लिए मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर लोगों का हुजूम लग गया। कांवड़ के रंगों में भोलेनाथ की भक्ति का एक और रंग तब घुला जब एक शिव भक्त ओम का हेयर कट लिए बाबा के प्रति श्रद्धा और समर्पण दर्शाता नजर आया। दरअसल 36 श्रद्धालुओं का पूरा दल डाक बम सेवा समिति से जुड़ा है, जो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर वापस आया। इन्हीं में से एक भोले तरुण कुमार बाला ने ओम का हेयर कट लेकर अपनी ऐसी अनोखी श्रद्धा से सबका ध्यान खींचा। देवघर में बाबा बैद्यनाथ का जल अभिषेक करने के लिए पहुंचे भोले के भक्तों का एक जत्था भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 54 फुट की इस अद्भुत कावड़ पर चांदी से कलाकारी की गई है। लाखों रुपए की लागत से तैयार ये कावड़ आस्था और परंपरा का अनूठा संगम है। इसे 400 से ज्यादा कावड़िए 105 किलोमीटर की पदयात्रा कर बाबा धाम लेकर आए हैं। कितने लोग हैं आप लोग इसमें? 400 लोग। 40 लोग हैं। 400 लोग हैं। अच्छा, कांवड़ कितने फीट का है? 54 फीट का कांवड़ है। ये क्या है खास इसमें? 40 चांदी का कांवड़ है। अच्छा, चांदी का है। हाँ, और 400 लोग हैं। आस्था की इस राह पर कोई थका नहीं है और भक्ति की राह में कोई दूरी मायने नहीं रखती। भोले के भक्तों का ये महोत्सव विश्वास, सेवा और समर्पण का है, जहां हर दिन अद्भुत रंग देखने के लिए मिल रहे हैं। 23 तारीख को शिवरात्रि है, जब सभी कांवड़िए अपने घरों के नजदीक शिवालयों में महादेव का जल अभिषेक करेंगे।
देवघर से शैलेंद्र मिश्रा और सहारनपुर से राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 23 जुलाई को शिवरात्रि के पावन दिन महादेव पर गंगा जल चढ़ाने का विशेष महत्व है, लेकिन हर भक्त हरिद्वार जाकर गंगा जल नहीं ला सकता। ऐसे में भारतीय डाक विभाग ने एक अच्छी पहल की है, जिसमें भोले के भक्त बिना हरिद्वार गए गंगा जल से महादेव का जलाभिषेक कर पाएंगे। हमारी आज की 5वीं गुड न्यूज भी यही है, घर बैठे गंगा जल से महादेव का अभिषेक। शिवरात्रि से पहले भारतीय डाक विभाग ने एक बड़ी सौगात दी है। अब वो भक्त आसानी से गंगा जल हासिल कर सकते हैं जो कि हरिद्वार नहीं जा सकते। वो महज 30 रुपए में गंगा जल की 200 ml की बोतल पोस्ट ऑफिस से लेकर अपने घर पर ही बाबा का जलाभिषेक कर सकते हैं। हालांकि डाक विभाग के द्वारा इस तरह की सुविधा पहले भी दी जाती रही है, लेकिन सावन के महीने में गंगा जल की मांग कई गुना बढ़ जाती है। अंबाला कैंट पोस्ट ऑफिस की ओर से हाथीखाना मंदिर में एक विशेष स्टॉल भी लगाया गया है ताकि भक्त सीधे वहीं से गंगा जल ले सके। पिछले साल अंबाला में 24,000 से ज्यादा बोतलें बिकी थी और इस बार अब तक 6,000 बोतलें बिक चुकी हैं। जैसा कि सबको ज्ञात है कि भी सावन का मौसम आ गया है और इस सावन के मौसम में शिवरात्रि का पावन अवसर नजदीक है और कांवड़ यात्रा के दौरान दुनिया बहुत दूर दूर से गंगा जल लेकर आती है और शिवलिंग पर चढ़ाती है। इसी में जो व्यक्ति जा नहीं पाते उनके लिए डाक विभाग व्यवस्था कर रहा है गंगा जल की। ये गंगा जल बहुत प्योर और निर्मल, जिसको भी चाहिए हो 200 ml की बोतल 30 रुपए में डाक विभाग उपलब्ध करवा रहा है। जो भी चाहेगा वो यहाँ से, और शिवरात्रि वाले दिन हम मेन जो यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर है हाथीखाना मंदिर, उधर भी इसका स्टॉल लगाएंगे। जो व्यक्ति भी लेना चाहे वो 30 रुपए प्रति बोतल के हिसाब से लेकर और अपनी मनोकामना, अपनी श्रद्धा समर्पित प्रभु को कर सकते हैं। देश में विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके कुछ पौधों को संरक्षित करने की कोशिश उत्तराखंड के वन अनुसंधान की टीम कर रही है। ये पौधे दुर्लभ प्रजाति के हैं और मुख्य रूप से इनका इस्तेमाल दवाइयों के रूप में होता है। ऐसे में हमारी आज की छठी गुड न्यूज भी यही है, विलुप्त पौधों को सहेजने का प्रयास। दरअसल देश में संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों को बचाने की अनूठी पहल उत्तराखंड में शुरू हुई है। उत्तराखंड वन विभाग ने दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को उनके प्राकृतिक स्थलों में पुनर्स्थापित करने की योजना बनाई है। वन विभाग की अनुसंधान टीम में वर्षों की मेहनत से विलुप्त हो रही 14 प्रजातियों को फिर से उगाया है। इसमें उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में बिल्कुल समाप्त हो रहे पौधों को लेकर रिसर्च की गई, जिसके बाद अब इन 14 प्रजातियों को उनके मूल स्थान पर लगाया जा रहा है और इसे उत्तराखंड वन विभाग के वन अनुसंधान केंद्र की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। 3 से 4 साल बड़ी मेहनत की हमारी टीम ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, और इसमें से लगभग 3/4 प्रजातियां बहुत ही दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों में हैं। तो हम इनको पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के जो बहुत ही उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, लगभग 11 से 12,000 फीट के, वहाँ पे हमारे जो फील्ड स्टाफ है और हमारी टीम इनको दोबारा जो है पुनर्वासित करने में लगी हुई है। और इसके लिए पहले उन्होंने उसी ऊंचाई के क्षेत्रों में स्थित हमारे केंद्रों में इनको बीज से और इनके अन्य जो भाग होते हैं, राइजोम या रूट, उनसे बड़ी मुश्किल से तैयार किया 3 से 4 साल की अवधि में। और जब इनके स्वस्थ पौधे पर्याप्त संख्या में तैयार हो गए तो दोबारा जो है जो इनके प्राकृतिक पुनर्वास हमने पहले से ही आइडेंटिफाई किए हुए थे, चिन्हित किए हुए थे, और उनके GPS कोऑर्डिनेट से हमारे पास, उनमें इनको जो है हम दोबारा रिहेबिलिटेट कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों से एक वफादार साथी अब राष्ट्रीय पहचान की ओर बढ़ रहा है। मणिपुर की उखरुल घाटी से जुड़ा स्वदेशी डॉग ब्रीड हाउफा, जिसे स्थानीय लोग हाउ भी कहते हैं, अब न सिर्फ अपने शिकार और सुरक्षा कौशल के लिए पहचाना जा रहा है, बल्कि पारंपरिक संस्कृति की अमूल्य धरोहर के तौर पर भी उभर रहा है। हमारी आज की 7वीं गुड न्यूज भी इसी से जुड़ी हुई है। हाउफा नस्ल के कुत्तों को मिली नई पहचान। दरअसल मणिपुर में हाउफा तांगखुल समुदाय की पारंपरिक विरासत का हिस्सा है, जो सदियों से घर की रखवाली, शिकार में मदद और जंगलों में साथी के रूप में इन जनजातियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। लेकिन अब स्थानीय जागरूकता और पशु विशेषज्ञों की पहल से इस ब्रीड को नई पहचान मिल रही है।
हौफा की प्राकृतिक सतर्कता और वफादारी के कारण अब रूरल और फॉरेस्ट जोन में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। ग्रामीण इलाकों में लोग बताते हैं कि हौफा न सिर्फ लोगों की सुरक्षा करता है, बल्कि ये एक सैनिक की तरह चौकस और दोस्त की तरह वफादार भी है। हौफा को मिली ये नई पहचान न केवल इस ब्रीड को संरक्षित करने की दिशा में अहम कदम है, बल्कि इससे स्थानीय युवाओं को आजीविका के नए अवसर भी मिल सकते हैं। तो ये थी 7 बजे की गुड न्यूज। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।